अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर हमारी जो ASP.NET MVC कोर ये एप्लीकेशन हमने बनाई है, हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स होती हैं और किस तरह से हम उन फाइल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे व्यू का बटन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई भी कंट्रोल शो ना हो रहा हो, जो कि यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा हो, तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे और वो जो विंडो आपको शो नहीं हो रही, आप इस विंडो को इनेबल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे ASP.NET कोर के प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे मेन कोई भी जब भी हम विजुअल स्टूडियो का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो सोल्यूशन एक बन जाता है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। सोल्यूशन एक बड़ी चीज़ है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है आपके पास यहाँ पे, क्योंकि सोल्यूशन में एक ही प्रोजेक्ट, तो ये एक प्रोजेक्ट है। हम इसको क्विकली यहाँ से इसकी सारी फाइल्स को देखना चाहें तो हम इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे ये हिडन फाइल्स भी शो कर देगा। और अगर हम इसे कोलैप्स करना चाहें जल्दी से कि इसके सारी कोलैप्स हो जाए, तो यहाँ पे ये पेजेस, अगर हमने बहुत सारे टैब्स ओपन किए हों, बहुत सारे इसमें हमने एक्सपेंड किए हों, तो ये क्विकली कोलैप्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वाले फ़ोल्डर हैं, क्योंकि हम लोग MVC पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पहला फ़ोल्डर होगा मॉडल का फ़ोल्डर, जिसमें हमारा डाटा वगैरह रखा जाएगा। फिर हमारे पास व्यू का फ़ोल्डर होगा जिसमें हमारे व्यूज़ जो यूज़र को नज़र आने वाली चीज़ें, और फिर हमारा C जो कि कंट्रोलर है जिसमें हमारा लॉजिक सेव होगा। और इसके अलावा हमारे पास दो और फाइल्स हैं जिसमें ऐप की सेटिंग, हम जो सेटिंग वगैरह करेंगे, जो हमारे पास कन्फिग्रेशंस आएंगी, जो हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, वो ऐप सेटिंग.json के अंदर करेंगे। फिर स्टार्टअप के अंदर हम चीज़ों को इनिशियलाइज़ करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन के स्टार्ट कौन कौन सी चीज़ें चल जाएंगी। एक और फोल्डर है जो डब्ल्यू रूट के नाम से है, जिसमें हमारी सपोर्टिंग फाइल सेव होंगी, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, हमारी CSS की फ़ाइल, बूटस्ट्रैप की फ़ाइल सेव होंगी। तो अब हम इनको वन बाय वन ओपन करते हैं। तो मॉडल के अंदर अभी सिर्फ एक मॉडल है जो कि एरर व्यू मॉडल है, जिसमें हमारा एरर जो आ जाएगा तो वो डाटा बेस में किस तरह से स्टोर होगा या हम उसको किस तरह से हम व्यू कराएंगे, तो इसमें सेव है। कंट्रोलर के अंदर डिफ़ॉल्ट एक कंट्रोलर बना होगा, होम कंट्रोलर, और व्यू के अंदर हमारे पास ये होम के फ़ोल्डर के अंदर कुछ व्यू हैं। जैसे हमारे पास जब हम एप्लीकेशन को रन कर रहे थे तो हमारे पास दो व्यूज़ थे, इंडेक्स और प्राइवेसी। और शेयर के अंदर वो चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे शेयर होती हैं। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं विदाउट डिबगिंग, ताकि हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। तो जैसे मैंने एप्लीकेशन को रन किया तो मेरे पास इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जब भी कोई ASP.NET की एप्लीकेशन ओपन होगी जो कि MVC के अंदर काम कर रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले इसका होम का कंट्रोलर रन होगा। होम का कंट्रोलर जो है, इसके अंदर फंक्शंस होते हैं जो कि पेजेस को रिटर्न करवाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, तो इसमें दो पेजेस हैं। अगर मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इंडेक्स का पेज रन होता है। इंडेक्स के पेज के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। तो अगर मैं इंडेक्स के पेज को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे वही चीज़ें लिखी हैं, जैसे वेलकम वहाँ पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भी इस पेज के अंदर वेलकम लिखा है। अगर इसमें चूज़ कर लेता हूँ, कुछ और चेंज करूँगा, फर्स्ट एप्लीकेशन, तो अब मैं इसको जब हॉट रीलोड करूँगा, हॉट रीलोड का मतलब यहाँ पे ये बनता है कि जब आप एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं और आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं और आप उसे क्विकली चेंज को वेब ब्राउज़र के अंदर व्यू करना चाहते हैं, यानी उस चेंज को भी व्यू करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हॉट रीलोड पे क्लिक करेंगे। क्योंकि ये HTML की तरह सेव करने से और दोबारा से रिफ़्रेश करने से ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि ASP.NET की एप्लीकेशन DLL फाइल के अंदर कंपाइल होती है, जिससे उसे रन करने के लिए हमें ये हॉट रीलोड का बटन प्रेस करना पड़ता है। तो जैसे मैंने हॉट रीलोड पे क्लिक कर दिया तो अब मेरे पास ये फर्स्ट ऐप लिखा गया। यानी जब भी आप कोई चेंज करेंगे, तो अगर आप एप्लीकेशन को क्लोज़ नहीं करना चाहते और उसमें आप नए चेंजेस को रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं, व्यू करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से इस तरह से चेंज करेंगे। तो इसी तरह से प्राइवेसी है, तो हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी के लिए भी हमारे पास अलग अलग पेज है। तो अब हम लोग इसके साथ कोलैबोरेटिंग होम का पेज ओपन कर लेते हैं, जिसमें होम कंट्रोलर हमारा पेज है। तो जितने भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर पेज होते हैं वो किसी न किसी कंट्रोलर के थ्रू हैंडल होते हैं। जैसे हमारे पास ये एक होम कंट्रोलर है जो कि होम के फोल्डर के अंदर जो पेजेस पड़े हैं उनको मैनेज करवाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर दो फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। एक फंक्शन जो ये हमारे पास इंडेक्स का फंक्शन है, और वो फंक्शन पेज को व्यू करवा रहा है जो कि इंडेक्स का पेज है। इसी तरह प्राइवेसी के लिए हमारे पास एक प्राइवेसी के लिए, अगर हम कोई नया पेज बनाना चाहें तो हमें सबसे पहले यहाँ पे उसका क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिससे वो एप्लीकेशन का पेज रन होगा। और इसके अलावा कुछ हमारे पास जो इसके डिफ़ॉल्ट मेथड है, जो कि इसकी डिबगिंग वगैरह के लिए और इसकी लॉगिंग के लिए यूज़ होते हैं।
तो अगर हम कोई नया पेज बनाना चाह रहे हैं तो हम पहले इसका एक फंक्शन बनाएंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक नया पेज बना रहा हूँ, तो मैंने इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक पेज थर्ड बना लिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट। अब मेरे पास ये एक पेज बन गया और ये पेज भी क्या कर रहा है, ये आई एक्शन रिज़ल्ट है हमारे पास कि ये कोई एक्शन परफॉर्म करेगा और वो एक्शन क्या होगा कि ये एक पेज को ओपन करवा देगा यूज़र को। तो अब कॉन्टैक्ट का पेज हमारे पास यहाँ पे नहीं बना हुआ। अब मैं अगर एप्लीकेशन को दोबारा से रन करूँगा या इसको हॉट रीलोड करूँगा, तो मेरे पास अगर मैं अब इसके डिफ़ॉल्ट पेजेस के स्ट्रक्चर में जाके देखूँ, जैसे पहले मेरे पास जो पेजेस हैं वो तो ओपन हो रहे हैं। जैसे होम का पेज पड़ा हुआ है, तो मैं अगर होम के अंदर इंडेक्स लिखता हूँ तो मेरे पास ये इंडेक्स का पेज आ जाएगा। अगर मैं होम कंट्रोलर यानी ये जो हम यूआरएल लिखते हैं, तो इसमें पहली जो चीज़ होती है कि आपकी फुल एप्लीकेशन जो कि जहाँ पे रनिंग है, दूसरा प्रेफिक्स उस फोल्डर उस कंट्रोलर की बात कर रहा होता है कि जिस कंट्रोलर में आपके पेजेस हैं। तो होम के अंदर इंडेक्स का पेज पड़ा हुआ है तो ये रन हो रहा है। इसी तरह होम के अंदर प्राइवेसी का पेज पड़ा हुआ है तो ये रन हो रहा है। अब मैंने एक नया फंक्शन बना लिया जो कि कॉन्टैक्ट के नाम से है। तो अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं होगा क्योंकि इसका क्रॉसपॉन्डिंग व्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसने यही एरर मैसेज दिया कि इसका कोई भी व्यू अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं इसका व्यू भी बना लूँ, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और ऐड व्यू पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ पे भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं व्यू को और आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं उसी नाम से बनाना चाहता हूँ तो मैं इसलिए यहाँ पे क्लिक करके ऐड व्यू करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा जिससे ये मुझे बताएगा कि आप कौन से वाला व्यू बनाना चाहते हैं। तो मैं रेज़र का एक एम्प्टी व्यू बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मुझे इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। आप लोगों को एग्जैक्टली वही नाम लिखना है जो कि आपके फंक्शन का नाम है ताकि ये पेज सही से रन हो। तो कॉन्टैक्ट का पेज लिख दिया। इसके अंदर अब मैं कुछ अगर लिखना चाहूँ, जैसे मैंने H1 के अंदर H1 फॉर हेडिंग 1, H1 के अंदर अगर मैंने लिख दिया हेलो, अब मैंने ये लिख दिया। अब मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा से रन करूँगा और अब मैं उस एड्रेस पे जाऊँगा, कॉन्टैक्ट वाले एड्रेस पे, तो मेरे पास ये पेज भी रन हो जाएगा। तो अब मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो अब ये हेलो का मुझे व्यू होगा। तो आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों के जो भी पेजेस हैं वो सारे के सारे होम कंट्रोलर के फंक्शंस हैं और हर कंट्रोलर के अगेंस्ट यहाँ पे एक पेज होना ज़रूर, हर एक फंक्शन जो कि कोई पेज रिटर्न कर रहा है उसके अगेंस्ट यहाँ पे कोई फंक्शन होना ज़रूरी है। जैसे इंडेक्स का फंक्शन है तो इंडेक्स का व्यू बना हुआ है, इसी तरह प्राइवेसी का है तो प्राइवेसी का व्यू बना हुआ है, और अगर कॉन्टैक्ट का है तो कॉन्टैक्ट का व्यू बना हुआ है। तो इसलिए ये रन हो रहा है। अगर किसी का व्यू मिस हो तब भी वो रन नहीं होगा और अगर किसी का फंक्शन मिस हो तो तब भी वो रन नहीं होगा। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी एप्लीकेशन का, जिसमें हमारे पास 3 फोल्डर्स हैं। जिसमें व्यू का फोल्डर है जिसमें हर वो चीज़ सेव होगी जो कि हमारे व्यू से रिलेट कर रही है, मॉडल का है जिसमें डाटा सेव होगा, कंट्रोलर का है जिसमें हमारे सारे के सारे कंट्रोलर सेव होंगे, और हर कंट्रोलर व्यू के किसी एक पूरे के पूरे फोल्डर को मैनेज कर रहा होता है। यानी अगर ये होम का एक कंट्रोलर तो होम के फोल्डर के अंदर सारे के सारे व्यूज़ को यही मैनेज कर रहा होगा। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे इसको एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन के आपको 2 हिस्से यहाँ पे मिलेंगे। जैसे अगर मैं प्राइवेसी के पेज पे जाऊँ, होम के पेज पे जाऊँ, तो ये जो ऊपर वाला हेडर और ये जो नीचे वाला फुटर है ये चेंज नहीं हो रहा। तो अब MVC हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए, डायनेमिक जो वेब डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करता है। तो MVC के अंदर ASP.NET Core MVC के अंदर हमारे पास यहाँ पे इस चीज़ को जो कि हर पेज में कॉमन रहेगी, जैसे ये हेडर और फुटर, इसके लिए अलग से पेज बने होते हैं जो कि शेयर्ड में होते हैं जिसका नाम लेआउट है। तो इसमें वो पेज होंगे जो कि आपके कॉमन रहेंगे। तो जो भी कंटेंट दरमियान में लगना होगा वो हम लोग व्यूज़ में बनाएंगे, और जो कॉमन रहेंगे जैसे वहाँ पे हमारे पास ये इस एप्लीकेशन का नेम ऑनलाइन स्टोर हर बार यही रहता है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें लेआउट की फ़ाइल में जाके इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन स्टोर, तो हम इसको चेंज करके इसका नाम कुछ और रखेंगे और फिर हम इसको रिफ्लेक्ट करके देखेंगे कि क्या हमारे पास ये चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर है तो इसमें भी मैंने लिख दिया फर्स्ट ऐप। तो अब मैं इसको हॉट रीलोड करूँगा क्योंकि मैंने एक पेज में चेंज किया है। तो मैंने अब किया तो अब ये भी चेंज हो गया। तो इस तरह से फुटर। तो अब आपको जो भी काम इन 2 चीज़ों के अंदर करना है जो कि फ़िक्स हैं तो आप लेआउट्स की फाइल्स में चेंज करेंगे, और अगर आपको पेज के अंदर कुछ इंटरनल चेंज करना है तो आप उन पेजेस के ऊपर चेंज करेंगे जिसमें आपने चेंज करना होगा। तो ये हमारे MVC के फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर था।
अब ऐप सेटिंग के अंदर हमारी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जैसे ये अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बाद हमारे पास मल्टीपल और कॉन्फ़िगरेशन होगी और इसी तरह से प्रोग्राम सीएस के अंदर हमारी चीज़ों की जो भी इनिशियलाइजेशन है कि जब भी हमारा कंट्रोलर चले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होम के कंट्रोलर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम का कंट्रोलर और उसका इंडेक्स का पेज चलेगा और अगर कोई आईडी पास की जाएगी तो वो आईडी भी प्रोसेस होगी, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क ये ऑप्शनल पैरामीटर है कि आईडी वो पेज अपने साथ कोई आईडी लेके आ रहा है या नहीं आ रहा, और इससे हमारा पेज बेसिकली हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा है डिफरेंट इन्वायरमेंट में। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था एमवीसी के प्रोजेक्ट का, जिसमें हमारे पास ये वाले इंपॉर्टेंट वाले 3 फ़ोल्डर हैं, फिर सपोर्टिंग फाइल्स के लिए फ़ोल्डर्स हैं और इसी तरह से हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जो कि एक स्टार्टअप को कॉन्फ़िगर करवाती है और दूसरी हमारी एप्लीकेशन की सेटिंग को कॉन्फ़िगर करवाती है।